हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनोनिमस बैंकर में। आज हम करेंगे नेशनल इनकम। और ये जो चैप्टर है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी या सीबी ग्रेड ए या नाबार्ड ग्रेड ए के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे कि अभी हमारा जो है आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम है, जो कि नेक्स्ट मंथ है, फेज़ 2 का एग्ज़ाम है, तो उसमें तो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और नेशनल इनकम जो है, ये जो आपका मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ जो है इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है, उसमें एक ये टॉपिक है। और ये जो है मोस्टली आपका पूरा टॉपिक जो है नेशनल इनकम का पूरा कवर कर लेगा कि जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने मेथड से जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, कितने टाइप के हमारे गुड्स होते हैं। ठीक है, और कितनी इकोनॉमी क्या है, कौन कौन से उसमें इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, तो ये जो है सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी के बारे में अगर देखें हम, देखिए इकोनॉमी की डेफिनेशन दी हुई है कि एन इकोनॉमी इज द लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज। इसका मतलब देखिए, आपको बताता हूँ। तो अगर कोई भी है, कंट्री है या कोई भी एरिया है, मान लीजिए, वहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है साथ में। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है एक जगह पे, जहाँ पे प्रोड्यूसर जो है गुड्स प्रोड्यूस करता है। उसके फिर प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसको फिर हमें कंज्यूमर के पास भेजना होता है, जहाँ पे जो है फाइनल कंजम्पशन होता है। तो कंजम्पशन दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, जो कि कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर करता है। और ये करता कहाँ पे, ये एक मार्केट में करता है। मार्केट जहाँ पे जो है गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर कुछ सामान लेने जाते हैं, तो आप एक मार्केट में जाते हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर होता है, और आप कंज्यूमर होते हैं, और वहाँ पे जाके आप गुड्स परचेज करते हैं। तो वो जो है एक मार्केट है, तो वहाँ पे जो है एक्सचेंज का काम होता है। तो ये जो है, ये आपका गुड्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस करके मार्केट तक लेके जा रहे हैं, और वहाँ से जो है कंजम्पशन हो रहा है। वहाँ पे आप कंजम्पशन करने के लिए जो है इसको परचेज कर रहे हैं। तो ये जो है, तो ये तीन चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए। एक आपका प्रोडक्शन होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी, दूसरा कंजम्पशन होना चाहिए। और कंजम्पशन कैसे होगा, जब हम एक्सचेंज करेंगे आपस में। ठीक है, तो यही डेफिनेशन दे रखी है। और इसी को जो है इकोनॉमी कहते हैं कि एन इकोनॉमी इज द लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, consumption and exchange activities that help in determining how scarce resources are allocated. The production, consumption and distribution of goods and services are used to fulfill the needs of those living and operating within the economy, which is also referred to as economic system. तो देखिए, गुड्स और सर्विसेज, अब अगर गुड्स की बात करें, तो इसमें देखिए दो तीन चीज़ें बताई गई है। गुड्स, सर्विसेज क्या है। गुड्स गुड्स देखिए, गुड्स हो जाएगा आपका। मान लीजिए आप कुछ भी परचेज करने जाते हैं, मान लीजिए आप मैगी लेके जाते हैं, मैगी लेने जाते हैं, तो ये जो ये टेंजिबल होता है, आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। लेकिन सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। ठीक है, इसको जो आप केवल फील कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी क्लास ले रहे हैं, तो ये एक सर्विस है, ये इंटेंजिबल है। या आप जाते हैं, आप बस से कहीं पे जा रहे हैं, आपको कहीं पे जाना है, या ट्रेन की जो सर्विसेज होती हैं, ये जो है, ये सर्विसेज होती है। ट्रेन से आप कहीं पे जाते हैं या फ्लाइट से आप कहीं पे जाते हैं, तो ये सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज का आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको डिकोड करेंगे, इकोनॉमी जो है लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, मतलब आपस में रिलेटेड है। प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे, वो स्केर्स है, मतलब लिमिटेड मात्रा में है वो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसकी एक लिमिटेड जो है, लिमिटेड ही उसका स्टॉक है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप हमारे नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे तो वो भी लिमिटेड है। या फिर अगर हम एक कंपनी में जाएंगे, वो अगर जितने भी चाहें, अब अपनी मर्जी से, तो लैंड भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है, हर एक चीज़ जो है लिमिटेड है। तो हर एक जो सोर्स है वो लिमिटेड है, और उसको जो है लोकेट करना है।
तो मेन चीज़ जो है इसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और सर्विसेज आता है, ताकि जो कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर है, उसकी जो है नीड्स फुलफिल हो सके। तो ये जो है ये आपका इकोनॉमी है, और इसको इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे हम, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय ए पर्सन विच आर अंडरटेकन बाय पर्सन टू अर्न इनकम। ठीक है, अब देखिए प्रोड्यूसर करता है, प्रोड्यूसर जो है गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है टू अर्न इनकम। ठीक है, तो वो भी इनकम अर्निंग करने के लिए कर रहा है। ठीक है, और अब प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें वे, मान लीजिए लेबर अगर कोई काम कर रही है, तो वो काम कर रही है, वो भी जो है इनकम अर्न करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय ए पर्सन टू अर्न इनकम। तो अगर लेबर कोई काम कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसको, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। प्रोड्यूसर कोई काम कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और सेल कर रहा है, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट होगा। ठीक है, तो उससे जो है या तो इनकम अर्न कर रहा है, या मनी या वेल्थ फॉर हिज लाइफ। ठीक है, दीज एक्टिविटीज इंक्लूड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस हो सकता है। मान लीजिए 100 रुपये का, अगर उसने 100 शेयर परचेज किए हैं, ठीक है, वो आज 10 रुपये का है, कल 12 रुपये के हो गए, तो उस पर 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी हो सकता है। प्रोडक्शन कर रहा है, उस पर भी इनकम कमाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अब सोसाइटी है, उसमें डिफरेंट टाइप के लोग हैं। आप मेल को टारगेट कर रहे हैं, फीमेल को टारगेट कर रहे हैं, या बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, या आप जो है चिल्ड्रंस को टारगेट करके कोई जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस हिसाब से देखना है। और या फिर रिच पीपल को देख के हम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या पुअर पीपल को देख के हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। और कंजप्शन जो फाइनल जो है, जो कंज्यूमर जो है, फाइनल जो पीपल जो है उसको कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए अगर मैं हूँ, अगर सामान कुछ खरीद के लेके आता हूँ, मान लीजिए अगर मैं चावल खरीद के लेके आता हूँ, तो चावल उसको मैं खुद कंज्यूम करूँगा, खुद बनाऊँगा, तो वो जो है कंजम्पशन में आता है। तो जो भी एक्टिविटीज़, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन सोसाइटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। तो कंट्री जहाँ पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे वर्कर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि फैक्ट्री में वर्कर काम करता है तो उसको वेजेस मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। हमने कर दिया है कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। अब बात आती है कि जब भी अगर इकोनॉमी में बात करते हैं, तो इकोनॉमी में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे मेन जो प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहली चीज़ ये थी कि हम प्रोड्यूस क्या करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, और कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो पहली चीज़ जो है वो आपका है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आप प्रोड्यूस क्या करें। देखिए, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक तो आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, अब एक चीज़ बताइए, अगर कोई भी इकोनॉमी है, अगर उसमें पूरे कैपिटल गुड्स ही अगर हम प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो भी इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। या कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैपिटल गुड्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी को ब्रेड बनाना है, आटे से, व्हीट से हमें ब्रेड बनाना है, तो जो गेहूँ है हमने फील्ड में हमने उगा दिए हैं। ठीक है, अब जो है, अब गेहूँ से सीधा तो ब्रेड बनाया नहीं जा सकता, उसके लिए मशीनें लगेंगी, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें और बनती हैं। ठीक है, तो वो जो मशीनरी होती हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, जो कि आपको काफ़ी लंबे समय तक जो है फ़ायदा देती हैं। ठीक है, मोस्टली इसको कंसीडर किया जाता है कि 3 साल या 3 साल से ज़्यादा जो है, जो अगर मशीनरी हमें काम देती है, तो वो कैपिटल गुड्स में काउंट हो जाती हैं। और कंज्यूमर गुड्स होती हैं, जो कि कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है डेली बेसिस पे, जो उसकी नीड्स जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखें, अगर हमें ब्रेड चाहिए,
ठीक है, ब्रेड से हमारा पेट भरेगा। अगर खाली मैं आपको सीधा गेहूँ दे दूँ, अब वो आटा भी नहीं है, खाली गेहूँ है, तो उसको तो आप खा नहीं सकते। उससे तो डायरेक्ट आपकी जो नीड्स है या भूख है वो तो उससे नहीं मिटेगी। तो आपको सबसे पहले जो है ये जो कैपिटल गुड्स जो है प्रोड्यूसर क्या करेगा, कैपिटल गुड्स की मदद से उसको चेंज करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको ब्रेड बनाएगा और फिर उसके बाद आप कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे ही अब कैपिटल गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया या आर्मामेंट्स हो गए। अगर मान लीजिए वॉर टाइम है, ठीक है, अगर किसी कंट्री के साथ युद्ध चल रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या प्रोड्यूस करना है। अगर उस टाइम पे हम कंज्यूमर गुड्स परचेज, देखो उस टाइम पे कंज्यूमर गुड्स भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर उस टाइम पे हम जो है जो गोली है, एम्यूनेशन है, अगर इनको प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर हमें परेशानी हो सकती है। ठीक है, या उस टाइम पे हम कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा नहीं है, हमें उस टाइम पे एम्यूनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वार टाइम पे। तो ये जो है हमें देखना है कि हम किस सिचुएशन में हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमें जो है डिसाइड करना है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है या जो है एम्यूनेशन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये तो है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस ये भी एक दूसरी जो है इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब देखिए तरीके दो होते हैं। एक तो आप लेबर एम्प्लॉय कर दें आप, ठीक है, और दूसरा आप कर सकते हैं जो है मशीनरी। अगर आप लेबर लगाते हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा, क्या फ़ायदा रहेगा, इकोनॉमी के तरीके से अगर देखें पूरे, अगर इकोनॉमी वाइज देखेंगे तो लेबर में क्या फ़ायदा रहेगा। लेबर में फ़ायदा रहेगा कि आपको जो है इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अगर एक कंपनी है तो लेबर एम्प्लॉय की उसने, तो उनको वेजेस मिलेंगे। वेजेस मिलेंगे तो वो काम करेंगे, वेजेस मिलेंगे, फिर वो क्या करेंगे कि मार्केट में जाके गुड्स परचेज करेंगे। गुड्स परचेज करेंगे तो हमारी जो जीडीपी, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर वहीं पे मशीन की बात करें, अगर हमने लेबर एम्प्लॉय नहीं की और हमने मशीन लगा दी, ठीक है, मान लीजिए 100 मशीन लगा दी, पहले हम 100 लेबर रखते थे, अब हमने 100 मशीन लगा दी और 100 मशीन को चलाने के लिए हमने मान लीजिए खाली 20 बंदे रखे हैं, 80 बंदे अभी हमारे पास नहीं है। तो एक तो ये क्या करेगा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए, अब इन 100 मशीनों की वजह से हमने प्रोडक्ट तो हमने मान लीजिए बढ़िया बना दिए, ठीक है, क्योंकि लेबर होता है तो उतनी एफिशिएंसी भी नहीं होती और जो है क्वालिटी भी मशीन से ज़्यादा मिलेगी आपको। लेबर में शायद उतनी आपको क्वालिटी ना मिले। लेकिन अब आप एक चीज़ बताइए, जो हमने गुड्स प्रोड्यूस की हैं, ठीक है, तो वो 20 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, जिनको वेजेस मिलेगी, जो 80 नहीं मिलेगी, तो ये क्या परचेज करेंगे, ये तो कुछ परचेज नहीं कर पाएंगे, ये कुछ परचेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है। परचेज नहीं कर पाएंगे तो सप्लाई ज़्यादा रहेगी, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। ठीक है, तो प्राइसेस, मान लीजिए अगर 100 रुपये का भी गुड्स इन्होंने बनाया है, अब डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो इनको 100 रुपये से कम करके जो है नीचे लेके आना पड़ेगा। तो रिसेशन जो है, रिसेशन भी आ जाएगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये हमें देखना है कि हमें जो है ऑप्टिमम देखना है कि हाँ, हम जहाँ पे मशीन भी यूज़ कर सकें, लेबर भी यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ हमने देखनी है कि जहाँ पे हम मतलब इन दोनों का तालमेल बिठा सकें अच्छे से, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके और जो है उनको उनकी इनकम भी बढ़े, ताकि वो जाके जो है गुड्स परचेज करें, मार्केट में जाके पैसा खर्च करें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉब्लम कि व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, और अभी हम तीसरा करेंगे। तो आई होप ये जो दोनों पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गए। अब जो तीसरा पॉइंट है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब देखिए, आप जब मार्केट में जाते हैं तो अभी तो आपने देखा होगा कि हाँ, कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मेल के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, फीमेल के लिए अलग होते हैं, चिल्ड्रंस के लिए अलग होते हैं, ओल्ड जो है या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई नई फर्म जाती है मार्केट में, कोई अगर नई कंपनी खोलना चाहता है, तो उसके लिए जो है सबसे
बड़ी प्रॉब्लम यही होती है तीन, कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, केवल मेल के लिए करना है, फीमेल के लिए करना है, या रिच जो पीपल है उनके लिए करना है, या आपको पुअर पीपल के लिए करना है, ठीक है, या मिडिल क्लास फैमिली के लिए करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर जैसे हम बात करें मैगी की, ठीक है, और इसमें ये जो है अगर 100 रुपये की मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ भाई कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला खरीदेंगे, बट इतना नहीं खरीदेंगे कि हाँ, जैसे अभी 12 रुपये की मिलती है, लेकिन अगर ये यही चीज़ 100 रुपये की मिलने लग जाए, तो ये भी फिर बाद में ये भी तभी बना करेगी जब कोई घर पे गेस्ट आएगा, ठीक है, जैसे पनीर बनता है वैसे ही, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये भी देखना है कहीं ये ना हो कि हम खाली रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे, पुअर के लिए प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो भी जो है इनइक्वालिटी जो है मार्केट में वो आ जाएगी। तो ये जो हमें ध्यान देना है। तो यही चीज़ जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में है, ए कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, इट हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्स कैसे से, जैसे अगर मान लीजिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल है या कोई मिनरल्स है, ये सारे जो है लिमिटेड है, इतना नहीं है कि हाँ भाई हमारा जितना मन चाहे उतना हम कर लें, ये एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और स्टिल एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी ये लिमिटेड ही है। तो इसको जो है हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है इसको, ताकि उसका हमें फ़ायदा हो सके, ठीक है। इफ ए फार्मर है सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर लैंड है, ठीक है, तो फार्मर हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन वेदर टू गुड्स, तो उसको राइस उगाना है या व्हीट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये जो है ये उसके ऊपर उसके पास चॉइस है, ये पहले ये देखेगा राइस और व्हीट क्या उगाना है, ठीक है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना है कि अगर जैसे बजट में फंड एलोकेट करना है, तो वो डिफेंस पे भी करती है, हेल्थ पे भी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होता है, ठीक है। अगर खाली मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर देंगे, डिफेंस और अगर हेल्थ पे नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो उनको जो है ऑप्टिमम देखना है कि हाँ हम डिफेंस पे भी करते हैं, हेल्थ पे भी, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, जिस पे ज़्यादा ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम यही है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस है ये हमने डिसाइड कर लिया है। इसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस कैसे करना है। तो जैसे हमने कहा था कि कैपिटल एक तो होता है कि हमारा कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी वाली, और लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर यूज़ कर रहे हैं। देखिए दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन वे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो हमेशा से ही है, क्योंकि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज़्यादा जो है वे तरीके हैं हमारे पास। लेबर इंटेंसिव जहाँ पे लेबर यूज़ करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहाँ पे हम कैपिटल यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं। कैपिटल इन द सेंस, क्योंकि कैपिटल, देखिए अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगती है उसमें। कैपिटल का मीनिंग खाली पैसे से नहीं है, इट मीन्स कैपिटल जो हम यूज़ कर रहे हैं मशीनरी परचेज करने के लिए, ठीक है, जिससे हम फाइनल गुड्स जो है तैयार कर सकें, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दूसरा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, वेर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ, ठीक है। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट जो है ये एफिशिएंसी बढ़ाएगी, गलती होने के चांस कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, और ग्रोथ, ठीक है। अब जो है तीसरी चीज़ है वो फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ द पीपल, देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड who should get how much of the total output of goods and services. Society has to make choice of whether luxury goods or normal goods have to be produced. This distribution or proportion directly relates to the purchasing power of the economy. So, society has to make choice of whether luxury goods or normal goods have to be produced. This distribution or proportionate directly relates to the purchasing power of the economy. ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करना है या नॉर्मल गुड्स मतलब कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, या नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। और ये जो प्रपोर्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है, परचेजिंग पावर मतलब किसके पास, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक इकोनॉमी है, अब उसमें
हर किसी की जो है इनकम बराबर तो होती नहीं है। कोई 1 लाख रुपए भी कमा रहा है महीने की, कोई 10,000 रुपये कमा रहा है महीने की। अगर मान लीजिए कोई हम प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा बना रहे, 5,000 का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये जो है, ये वाला तो बंदा जिसकी 1 लाख सैलरी वो तो ले लेगा, लेकिन इसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो द थिंग इज दैट कि हमें इस हिसाब से ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, और उसकी जो क्वालिटी क्वालिटी भी देखनी है, और इसके अलावा उसकी प्राइस भी देखनी है। ये तीनों चीज़ जो है हमें कंसिडर करनी है। उसके बाद जो है हमें ये तीन जो है मेजर प्रॉब्लम है, जो किसी भी फर्म को कोई भी कंपनी खोलता है, या एक इकोनॉमी की, ये तीन जो मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम देखें ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती क्यों है, तो जैसे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ये हम कर चुके हैं, कि जैसे लेबर है वो भी लिमिटेड है हमारे पास, लैंड भी लिमिटेड है, कैपिटल या नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी चीज़ जो है लिमिटेड है। तो इसको जो है हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। अगर इसको वेस्ट कर रहे हैं तो ये जो है आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल है, कितना कोल होगा, या पानी है, ठीक है, तो कितना पानी है, अगर हम उसे वेस्ट करते रहेंगे तो कुछ सालों बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उसको हम जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। देयरफॉर आर इनसफिशिएंट एज कम्पेयर टू द डिमांड। ठीक है, देयरफॉर द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग दैट पीपल वांट। दूसरी चीज़ है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है। मान लीजिए अगर आपको आज जो है साइकिल की इच्छा है, आप आज साइकिल खरीदेंगे, तो उसके बाद जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर उसके बाद आप बाइक की डिमांड करोगे, बाइक मिलने के बाद आपको फिर कार भी चाहिएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है, तो आपकी जो ह्यूमन जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है। अगर आपकी एक नीड सेटिस्फाई होती है तो आपको जो है उसके बाद दूसरी जो है आपकी इच्छाएं आती हैं, फिर आप उसको पूरी करने में लग जाते हैं। तो ह्यूमन जो वांट्स है वो जो है कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, और ख़ास करके जो रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इफ a person wants is satisfied, they will start tempting some new desires. People wants are unlimited and keep multiplying, therefore cannot be satisfied because of limited resources. अब है अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज बीइंग स्केर्स दे आर पुट टू डिफरेंट यूजेस। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि लैंड जो है उसको डिफरेंट यूजेस में डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वीट के लिए या राइस के लिए। ठीक है, या जैसे यहाँ पे वुड का एग्जांपल है। अब वुड जो है लिमिटेड ही है, अगर ऐसे ही काटते रहे तो एक दिन जो है पेड़ हमारे ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ से ही आता है। और वुड को हम जो है अगर बात करें तो सर्दियों में फायर के लिए भी यूज़ करते हैं, या इसके अलावा टिम्बर और मर्चेंट फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके मल्टीपल यूज़ हैं। ठीक है, तो वुड जो है वो आता है। इसके अलावा पेट्रोल इज नॉट ओनली यूज्ड इन व्हीकल बट आल्सो यूज्ड इन जनरेटर, रनिंग मशीन। सो नाउ द इकोनॉमी शुड मेक ए चॉइस विद इन द अल्टरनेटिव यूजेस। तो इकोनॉमी में हमें ये भी डिसाइड करना है कि किस के लिए हम यूज़ करें, वुड को हम बेहतर किसके लिए करें यूज़। तो जो इकोनॉमी जो प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो है वो बेसिक उनका जो कॉज है वो ये है क्योंकि स्कैरसिटी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, और जो भी रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो आई होप ये वाला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी में देखिए तीन टाइप की जो है मोस्टली इकोनॉमी होती है। पहली है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिज्म। सोशलिज्म से ही पता चल रहा है कि ये जो है गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि हम जो है प्रोडक्शन जो है एक एक्टिविटी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी करते हैं एक इकोनॉमी में, और एक कंजम्पशन वाली करते हैं। ठीक है, तो सोशलिज्म जो है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में है, इसमें जो है सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, कंजप्शन लोग करेंगे। अब किस हिसाब से प्रोड्यूस किया है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया है, वो सब जो है गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। ठीक है, तो लेकिन अगर खाली गवर्नमेंट ही लेगी तो मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, अब प्राइस कभी बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट का काम यही है कि वो जो है जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है उनके लिए भी प्रोडक्ट मिले। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर पूरा अगर पुअर पीपल के लिए बनाते रहेंगे
तो भी जो है इकोनॉमी में जो है ग्रोथ नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि अगर खाली क्योंकि अगर कोई गुड्स हम मान लीजिए प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगे हम केवल। ठीक है, लेकिन अगर एक इकोनॉमी में हर एक सेक्शन है का बहुत सारे सेक्शंस है, ठीक है, जहाँ पे रिच पीपल भी हैं या डिफेंस भी हैं, अगर हम खाली यही चीज़ देखेंगे तो फिर हमारी जो है इकोनॉमी में जो है बूम नहीं आ पाएगा, ना ही हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो मेनली सोशलिज्म में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो है कंट्रोल करती है, प्राइस भी वही कंट्रोल करेगी। ठीक है, और प्रोडक्शन भी वही कंट्रोल करेगी। ठीक है, उसको सेल कैसे करना है वो भी वही कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो जैसे अगर आप कभी सरकारी बैंक में गए होंगे, ठीक है, तो आप जाते हैं, वो कहते हैं भाई नेट नहीं चल रहा। अब इसमें कोई कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्राइवेट बैंक है वहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हाँ हम जो है वहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक में जो है सर्विस काफ़ी अच्छी देते हैं। खास करके अगर कस्टमर सर्विस जो है या वहाँ पे जाके बात करने का तरीका ये जो है काफ़ी अच्छा रहता है, तो कम से कम वो सर्विस अच्छी देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कमी है इसमें गवर्नमेंट में कि हर चीज़ जो है वही कंट्रोल करती है, तो इसलिए जो है वो इतने अच्छे तरीके से जो है उसको प्रमोट नहीं कर पाते और ना ही इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। दूसरा है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जो है इसमें सारी की सारी चीज़ जो है जो प्राइवेट प्लेयर ही जो है प्राइवेट जो प्लेयर हैं वो डिसाइड करेंगे। प्रोड्यूस प्रोडक्शन, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये जो है ये जो है मार्केट इकोनॉमी में ये जो है केवल प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, प्राइस भी वो डिसाइड करेंगे, किसको किसके लिए बना रहे हैं वो भी वो डिसाइड करेंगे। तो इसमें जो है अगर मान लीजिए वो केवल रिच, क्योंकि उनका मेन काम है प्रॉफिट कमाना, अगर वो प्रॉफिट के लिए गए, अगर प्राइवेट प्लेयर प्रॉफिट के लिए गए, तो जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो जो है वो भूख से मरेंगे या उनको इनकम भी नहीं मिल पाएगी। अगर उन्होंने लेबर इंटेंसिव ना यूज़ करके कैपिटल इंटेंसिव यूज़ किया तो उनको जो है वेजेस भी नहीं मिल पाएगी। तो वेजेस नहीं मिलेगी तो वो कुछ परचेज नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे तो आपकी जो इकोनॉमी में फिर से रिसेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये भी, हालांकि एडम स्मिथ जो है वो फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स जो है इसको कहा जाता है, ये भी इकोनॉमिक्स थे। और ये जो है ये गवर्नमेंट मतलब ये सोशलिज्म के फेवर में थे। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की जो एक इकोनॉमी है उसको जो है केवल गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि एडम स्मिथ जो थे वो कहते थे कि एक इकोनॉमी को जो है प्राइवेट प्लेयर्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए। ठीक है, वो कंट्रोल करेंगे तो अच्छी चलेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मार्केट इकोनॉमी इज फ्री इकोनॉमी इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ की अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लायर क्या सोचेगा, सप्लायर सोचेगा कि इसका जो है प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो वो उसको 120 बढ़ाएगा तो भी लोग खरीदेंगे, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा इससे। ठीक है, लेकिन जो क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स है, गवर्नमेंट तो है नहीं, अब डिमांड है तो उसको बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये जो है एडम स्मिथ जो कैपिटलिज्म है ये इसमें आता है, मार्केट इकोनॉमी में आता है। तीसरा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट करती है और कुछ चीज़ें प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, और इसको जो है इसके फेवर में थे जॉन मेनार्ड केन्स, ये भी जो है काफ़ी जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने अगर ये जो थे इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि काफ़ी कंसिडर की जाती है और काफ़ी फेमस थी। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है फाउंडर माने जाते हैं वर्ल्ड बैंक के फाउंडर माने जाते हैं जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी रेक्सटर वाइट, ये जो है वर्ल्ड बैंक के फाउंडर्स हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी प्लस मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर नॉट ओनली टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल
इंडिया यूएस आर ऑन द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड इकोनॉमी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, मतलब प्राइवेट भी और गवर्नमेंट दोनों मिलके जो है इसमें पार्ट लेते हैं, और उस हिसाब से जो है हम डिसीजन लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये वाला जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी ये हो गया हमारा। देखिए अभी जो है एक बार हम शुरू से कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने किया कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी वो है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन हो गया आपका, कंजप्शन हो गया, उसके बाद आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीन चीज़ की हमने। इसके बाद फिर हमने पढ़ा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है हमने, ठीक है, प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करना है, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर से। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स करने हैं या कैपिटल गुड्स। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिच के लिए, रिच लोगों के लिए, या पुअर के लिए, या जेंडर बेस भी हो सकता है, मेल फीमेल, या चिल्ड्रन ओल्ड सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। और कॉजेज क्या थे इसके, क्यों ये प्रॉब्लम अराइज होती है। कॉजेज इसके थे कि स्केर्स रिसोर्सेज थे, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स या डिज़ायर, तीसरा था हमारा स्केर्स रिसोर्सेज था हमारा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स या डिज़ायर था, और था हमारा अल्टरनेटिव यूजेस। ये हमारा था अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, मान लीजिए वुड को हमने यूज़ किया हम फायर के लिए भी, क्योंकि अभी भी गांव में जो है काफ़ी जगह हम यूज़ करते हैं ऐसे ही। या दूसरा तरीका जो है हम हमारा टिम्बर या फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमने इकोनॉमी के टाइप पढ़े हैं कि एक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगर कभी कोई भी इकोनॉमी है तो उसमें हमें खाली तीन क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये डिसीजन लेगा हमारा गवर्नमेंट लेगा सेंट्रली प्लान्ड में। दूसरा है प्राइवेट इकोनॉमी में, या मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में जो भी है प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, प्राइवेटाइज होगा सब कुछ, वही जो है प्राइवेट प्लेयर डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किस हिसाब से प्रोड्यूस करना है। और अगर तीसरी बात करें हम, ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो अब ये वाला अभी तक जो है क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो इकोनॉमी को दो टाइप में और डिवाइड कर रखा है। इकोनॉमी को दो तरीके से और डिवाइड कर रखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स टू एलोकेट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमने तो पढ़ा था कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजप्शन होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द प्राइसेस एंड प्रोडक्शन इन सिंगल मार्केट एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स, बट लीव्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या है इसका, देखिए इकोनॉमी को दो तरीके से बांट दिया, एक माइक्रो एक मैक्रो। मान लीजिए आप यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, मान लीजिए हम
हरियाणा, दिल्ली, हमारी जो यूटी है, ठीक है, मुंबई या महाराष्ट्र की बात कर ले हम, ठीक है। हो सकता है एक तो तरीका ये है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है इंडिविजुअली देखते हैं। इंडिविजुअली मतलब हम हरियाणा का देख लेंगे, दिल्ली का देख लेंगे या महाराष्ट्र का देख लेंगे, या महाराष्ट्र में बात करें तो हम मुंबई का देख लेंगे। अगर खाली एक प्लेस की निकालनी है या एक स्टेट की निकालनी है, तो ये तो होता है माइक्रो, हमारा इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ठीक है। यह ये होता है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। इसमें हम खाली देखते हैं कि इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट आते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कि कंज्यूमर क्या परचेज कर रहा है, कितने, क्या परचेज कर रहा है वो, क्यों वो चीज परचेज करना चाह रहा है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 100 तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन कंज्यूमर की डिमांड उस टाइम पे फिलहाल क्या है, ठीक है, वो क्या परचेज करना चाह रहा है। ऐसे ही प्राइस, प्राइस डिसाइड कौन करता है, क्योंकि कंज्यूमर की सोच हमेशा रहती है कि वो कम से कम प्राइस दे। लेकिन प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको, वो हमेशा सोचेगा कि मुझे जो है प्राइस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कुछ गुड्स प्रोड्यूस करूँगा और वो 100 रुपये की है, ठीक है, तो मैं उसको चाहूँगा कि और ज़्यादा की बिके तो बढ़िया है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन कंज्यूमर सोचेगा कि नहीं, 100 रुपये की है, अगर वो 80 में मिले तो बढ़िया है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है उसके लिए, या प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, या प्रोड्यूस का बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। ये थोड़ा नैरो कंसेप्ट हो जाता है। और वहीं पे अगर पूरी इंडिया की बात करें हम, इंडिया में, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो पूरी डिमांड और सप्लाई इंडिया में कितनी है एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो उसको जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स टू एलोकेट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट एलोकेट करें। अब देखिए, एक तो पूरे इंडिया में है, ठीक है। उससे पहले माइक्रो, पहले जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी काम में। हरियाणा में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, वो कैसे एलोकेट किए, उसको कैसे यूज़ किए हैं, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए गए हैं। तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, उसके बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्राइसेस एंड प्रोडक्शन इन सिंगल मार्केट, सिंगल मार्केट में होता है। हरियाणा में हो गया, या हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पे पहले सिंगल सिंगल करके करेंगे, या दिल्ली में है, दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जितनी भी मार्केट है वहाँ पे करेंगे, या महाराष्ट्र में है तो हर एक मार्केट में डिसाइड करेंगे क्या प्राइस है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इंटरेक्शन कितना है, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स। बट लीव द स्टडी ऑफ इकोनॉमी वाइट, अगर पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द choices made by individual consumers as well as business concerning the fluctuating cost of goods and services इकोनॉमी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है चॉइसेस जो है वो इंडिविजुअल, जो कंज्यूमर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज बिजनेस, बिजनेस मतलब प्रोड्यूसर, कंसर्निंग द फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्योंकि वो जो प्राइस जो है मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइस, ठीक है। तो क्योंकि कंज्यूमर हमेशा सोचेगा कि मैं कम पैसे दूं, और प्रोड्यूसर सोचेगा कि मैं हमेशा ज़्यादा पैसे लूं। तो जो प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है, ऑप्टिमम प्राइस हमें लेना है कि हाँ, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, जो कंज्यूमर के लिए भी सही रहे और जो प्रोड्यूसर के लिए भी सही रहे, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं कि हाँ, इंडिया में कितना है गुड्स पर प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि जॉन मेनार्ड केन्स जो है, जो कि वर्ल्ड बैंक के फाउंडर भी हैं, डेक्स्टर वाइट के साथ उन्होंने वर्ल्ड बैंक को जो है फाउंडेशन, जो है फाउंडर माना जाता है। तो वो जो है जॉन मेनार्ड केन्स, वो जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के मतलब फाउंडर माने जाते हैं। उन्होंने किताब भी लिखी थी इसके ऊपर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी मतलब पूरी इंडिया की, ठीक है, या कोई भी कंट्री है तो उसकी ओवरऑल इकोनॉमी, द मार्केट और सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल बिहेव्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड स्टेप्स टेकन बाय नेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉलिसीज एंड अदर इन्फ्लुएंस फैक्टर्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इज ऑफन डिफाइंड एज, जॉन मेनार्ड केन्स बताया मैंने, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमी वाइड फिनोमेना सच एज इन्फ्लेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक जब स्टडी करते हैं तो इन्फ्लेशन का प्राइस लेवल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी चल रही है, नेशनल इनकम कितनी है, जीडीपी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस हुए, इसके अगर हमें आंसर ढूंढने हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन,
मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प क्या करता है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के पता लगाने के लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सप्लाई, एग्रीगेट जो सप्लाई है वो इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ये जो है ये इसके बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, और अगर ये इसके बराबर नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए सप्लाई जो है ज़्यादा है, डिमांड हमारी कम है, तो डिमांड कम है तो मान लीजिए 100 रुपये का प्राइस है, तो वो 80 का बेचना पड़ेगा उसको, क्योंकि डिमांड तो इतनी है नहीं। अब उसको कम करेंगे तभी जाके थोड़ा बहुत बिकेगा। वे कम करना पड़ेगा तो मतलब प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो हो सकता है जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी वो कम करेंगे, क्योंकि डिमांड उतनी है ही नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट हटा देंगे, जो थोड़े बहुत काम कर रहे हैं उनमें से भी कई बंदों को हटाएंगे। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो उसके बाद जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी तो मार्केट में प्रोड्यूस जो है गुड्स खरीदने वाले कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है रिसेशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर सप्लाई जो है कम है, सप्लाई मान लीजिए कम है, डिमांड ज़्यादा है, एक गुड्स है वो 100 रुपये का है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो बंदे जो है जो पर्सन है वो 1200 रुपये भी दें, 110 रुपये, 120 रुपये यहाँ तक देने को तैयार है। तो इससे प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो ठीक है, अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो क्यों है, और हालांकि इक्विलिब्रियम कभी होता नहीं है। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम है, सप्लाई कभी भी डिमांड के बराबर होती नहीं है, तो इसलिए क्या रीज़न है, सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो ये जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता लगता है। ठीक है, तो अभी हमने दोनों जो है किया हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल कंट्री को देखता है। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें, हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी, या मान लीजिए अगर कोई भी फर्म एक अगर बिजनेस करती है तो उसको चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मान लीजिए, मान लीजिए दिल्ली से हूँ मैं। ठीक है, और दिल्ली में अगर मेरे को कोई फर्म खोलनी है तो सबसे पहले मेरे को एक लैंड चाहिएगा। अगर मैं, मेरा खुद का लैंड है, अगर मेरे पास जगह है, खुद की ज़मीन है, तो मैं वहाँ पे खोल लूँगा। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, दिल्ली से बाहर कहीं खोलनी है, मुंबई में खोलनी है, तो कोई ना कोई पर्सन होगा जिसके पास लैंड होगा, उसकी ज़मीन पे मैं उसकी ज़मीन ले लूँगा उससे। ठीक है, तो उसको फिर मैं क्या करूँगा, रेंट पे कर दूँगा। ठीक है, मंथली रेंट पे कर दूँगा, या तो खरीद सकता हूँ या रेंट पे करूँगा। ऐसे ही वहाँ पे अगर मैंने कोई कंपनी खोलनी है या फर्म खोलनी है तो वहाँ पे काम भी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए मैंने 4-5 लेबर भी लगा दिए। अब यहाँ पे लेबर काम करेंगे तो उनको वेजेस भी पे करूँगा। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल, अगर मैं कोई फर्म खोल रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं खुद कैपिटल लगाऊंगा कुछ। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा दिया, खुद भी तो लगाने पड़ेंगे मुझे, तो शुरू में जो मैं लगाता हूँ वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, अब उस कैपिटल से करूँगा क्या, मैं उस कैपिटल से करेंगे, अब हो सकता है 1 लाख मैंने खुद के लगाया प्लस बोरो किया कुछ। ठीक है, लोन लिया हो। अब इससे ये क्यों किया है, ये कैपिटल जो है इससे कैपिटल गुड्स परचेज करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरे को बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी है जिससे हम गुड्स जो है प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेबर की मदद से, मशीनों से, तो ये कैपिटल जो है क्या होगा, ये जो है मशीनरी परचेज करने में काम आएगा, जिसे हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल पे क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको जो कैपिटल पे मिलेगा इंटरेस्ट। आपने जैसे कैपिटल लगाया इसमें, जैसे आपने बोरो किया है, कुछ लोन लिया है, तो आप उस पर इंटरेस्ट दोगे। ऐसे ही आपने कुछ लगाया है, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस जो है आपको, बिजनेस का जो भी कमाई होगी वो जो है आपको कुछ इंटरेस्ट देगा। 10% हो सकता है या 5%, जो भी आपने डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से। और इंटरप्रेन्योरशिप क्या है,
एंटरप्रेन्योरशिप एक हिसाब से जो स्किल है, ठीक है, उसका काम क्या है? उसका काम है ये जो बाकी के जो 3 काम है ना, उसको देखना, उसको मैनेज करना, लैंड को मैनेज करना, लैंड लेके आना, ठीक है? लैंड लेके आने का मतलब लैंड उसको देखना है कहाँ पे, क्योंकि अगर कोई भी बिज़नेस चलाते हैं हम, तो पहले देखना है कि मार्केट को कहाँ पे हम जो है फर्म ओपन कर रहे हैं या कंपनी ओपन कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद लेबर देखनी है हमें, लेबर को भी मैनेज वही करेगा, ठीक है? कैपिटल भी मैनेज वही कर रहा है, भाई कितना पैसा उसने खुद लगाना है, कहाँ से बाहर से कितना बोरो करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है एंटरप्रेन्योर जो है वो मैनेज करता है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो वो उसको मिलता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो अब फर्म जो है मान लीजिए खुद, अगर कोई भी फर्म होती है, तो उसमें जो भी ये सर्विसेज होती हैं, मान लीजिए लैंड दिया है, ठीक है? और लेबर जो है ये सर्विस कर रहे हैं, या कैपिटल जो है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो है ये होते हैं फैक्टर सर्विसेज। मतलब अगर कोई कंपनी है, तो मान लीजिए मुंबई गया, मुंबई में ये एक पर्सन है श्याम, ठीक है? ये हाउस होल्ड है, तो इसने अपना जो लैंड है वो इनको दिया, कंपनी को, एबीसी कंपनी मान ली, ठीक है? अब ये लैंड दिया तो रेंट मिल रहा है उनको, ठीक है? तो एबीसी क्या कर रही है, जो ये रेंट पे कर रही है वो होगा फैक्ट्री पेमेंट, और जो श्याम जो दे रहा है इनको, लैंड दे रहा है अपना, वो होता है फैक्ट्री सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है? तो ये हो गया फैक्टर सर्विसेज, और बदले में क्या मिल रही है? फैक्टर पेमेंट्स मिल रही है। सिमिलरली अगर लेबर है, लेबर क्या कर रहा है? वहाँ पे जाके डेली काम कर रहा है, तो वो लेबर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, और फर्म क्या पे कर रही है? वेजेस पे कर रही है या सैलरी पे कर रही है, तो वो क्या है? फैक्टर पेमेंट्स है। सिमिलरली अगर एक, जैसे ये था, मैंने अपनी कैपिटल लगाई है इस कंपनी में, ठीक है? तो कैपिटल जो लगाई है मैंने, वो फैक्टर जो है सर्विसेज है, ठीक है? क्योंकि हम जो है उस टाइम कंपनी को अलग मानेंगे, और जो हमारा जो ओनर है उसको अलग मानेंगे, क्योंकि हमने खाली पैसे लगाए हैं, तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? अगर हम खुद पैसे ना लगाएं, सारा का सारा बाहर से लेंगे, तो जितना भी जाएगा वो इंटरेस्ट के थ्रू चला जाएगा, इंटरेस्ट दे देंगे, हम लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो सिमिलरली जो है कैपिटल, ये भी एक सर्विस है जो कि फर्म को देते हैं, और बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो फर्म जो इंटरेस्ट देती है वो फैक्टर पेमेंट होता है, और जो कैपिटल हम लगाते हैं वो फैक्टर सर्विसेज होते हैं। ऐसे इंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रहा है? वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, कि लैंड, लेबर, जो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको मैनेज कर रहा है। तो इसको जो है, इसको कहेंगे हम फैक्टर सर्विसेज, और बदले में इसको क्या मिल रहा है? लास्ट में प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसको मिलता है, इसको बोलते हैं फैक्ट्री पेमेंट्स, ठीक है? तो आई होप ये जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स नीडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल। लैंड हैज़ a broad definition as a factor of production and can take on various forms from agricultural land to commercial real estate। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज हो सकता है, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए भी यूज हो सकता है। टू द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, नेचुरल रिसोर्स सच एज ऑयल एंड गोल्ड कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो अगर लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज है सच एज ऑयल एंड गोल्ड कैन बी एक्सट्रैक्टेड। देखिए अगर लैंड है ये, अगर मैं इसके ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो हम पे करते हैं उसको रेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ये कोई ज़मीन है और इसके नीचे से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको जो हम सेल करना है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पेमेंट करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है? तो क्योंकि लैंड के ऊपर हम कुछ नहीं बना रहे, नीचे जो है हम एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो उसको बेचने के लिए हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है? तो आई होप ये वाला क्लियर होगा पॉइंट। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन लैंड बाय फार्मर्स इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड यूटिलिटी। ठीक है, अगर उस पर क्रॉप उगाते हैं तो उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है। एंड रिफाइंड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, नेचुरल रिसोर्स सच एज ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड फॉर ह्यूमन कंजप्शन फ्रॉम द लैंड। अब बात करते हैं लेबर की। तो लैंड हमने देख लिया, लैंड को हमने या तो हम रेंट दे सकते हैं उसके लिए, या हम रॉयल्टी दे सकते हैं, ठीक है? रेंट अगर ऊपर हम कुछ बना रहे हैं, बिजनेस अपना बना रहे हैं, तो रेंट होगा, और अगर उसके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम रॉयल्टी पे करते हैं। लेबर,
लेबर जैसे हम लेबर रेफर्स टू द एफर्ट expended by an individual to bring a product or services to the market. Again, it can take on various forms. The construction worker at a hotel site. ठीक है, अगर कोई एक होटल साइट है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, तो वो भी लेबर माना जाएगा। या अगर कोई वेटर काम कर रहा है, जो कि गेस्ट को सर्व कर रहा है, या रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है लेबर माने जाएंगे। ठीक है, विद इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लेबर रेफर्स टू द वर्क डन बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। तो कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसमें अगर मैं वहाँ पे जाके काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे लेबर माना जाएगा। तो मतलब कोई भी अगर बंदा काम कर रहा है तो वो लेबर माना जाएगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है। ठीक है, अगर कोई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नॉर्मल अकाउंटेंट भी है तो वो भी जो है लेबर में ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद तीसरा कैपिटल। इन इकोनॉमिक्स कैपिटल टिपिकली रेफर्स टू मनी, बट मनी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने कहा था कि मनी जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल से हम परचेज करते हैं, कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं। ठीक है, इससे रॉ मटेरियल भी परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल से परचेज करके हम जो है इसको कैपिटल गुड्स में यूज़ करेंगे और उससे जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो बट मनी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग ए गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ये। इंस्टेड इट facilitates the process used in production by enabling entrepreneurs and company owners to purchase capital goods or land or pay wages। ठीक है, तो ये कंपनी के ओनर्स को कैपिटल गुड्स परचेज करने में या लैंड के लिए पेमेंट करने के लिए या वेजेस पे करने के लिए काम आता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द सीक्रेट सॉस दैट कंबाइंस ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनटू अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, कंज्यूमर के लिए जो फाइनल जो है गुड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो एंटरप्रेन्योर उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये वही है। अब फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज मैंने बता दिए कि जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो भी सर्विस देते हैं उसको फैक्टर सर्विसेज कहेंगे। और ये जो फर्म जो है ये पेमेंट करेगी, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट देगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी, लेबर को वेजेस देगी, या लैंड के लिए रेंट देगी या रॉयल्टी देगी। तो ये जो है सारी फैक्टर सर्विसेज है। अब इसमें एक और बात की गई है कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट है वो ट्रांसफ़र पेमेंट है ये जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये करती है, हाउस होल्ड को करती है, घर वाल जो भी है, कोई घर में रहता है, ठीक है, मतलब एक जो कंज्यूमर होता है उसके लिए होती है, हाउस होल्ड या प्राइवेट कंपनीज या फर्म है। ठीक है, तो ये ऐसी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट पे करेगी आपको और उसके बदले आपसे कुछ नहीं ले रही, हो कुछ नहीं मांग रही। जैसे कि अगर पेंशन दे रही है, ठीक है, लोगों को, अब अभी तो जैसे आपके पास अटल पेंशन योजना हो गया। अटल पेंशन योजना होने के बाद ये है कि आप कुछ पैसा देते हैं शुरू में, फिर बाद में जो है गवर्नमेंट आपको देती है। लेकिन इसके अलावा पहले क्या होता था कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, मान ली 60 साल तक आपने काम किया, उसके बाद जो गवर्नमेंट पेंशन देती है। ठीक है, या इसके अलावा आप मान लो कि ओल्ड एज पेंशन है, या एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है अलाउंस भी होता है, मतलब बेरोजगारी जो भत्ता होता है, ठीक है, वो देती है, 1000 रुपये या 2000 रुपये कुछ पर मंथ देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपसे कुछ ले थोड़ी रही है उसमें। या सब्सिडी, अगर एलपीजी पे जो सब्सिडी मिल रही है, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, 2-2 हज़ार रुपये जो है किसान योजना में किसानों को मिल रहा है, उसमें गवर्नमेंट आपसे कुछ मांग थोड़ी रही है, उसमें जो है गवर्नमेंट दे रही है अपनी तरफ से। तो ये जो है ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, मतलब कोई भी ऐसी पेमेंट कर रही है जो गवर्नमेंट उसके बदले कुछ ले नहीं रही है, तो उसको ट्रांसफ़र पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट क्या है? फैक्टर पेमेंट हो गया हमारा, रेंट हो गया, फैक्टर सर्विसेज को जो फैक्टर पेमेंट है हमारा, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, या इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वेजेस हो गया, ये हमारा फैक्टर पेमेंट है। लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट वो है जिसके बदले कुछ किया भी नहीं हमने। अब गवर्नमेंट ने हमें किसानों को दिया 2-2 हज़ार रुपये, किसानों ने कुछ दिया भी नहीं, लेकिन यहाँ पे लैंड यूज़ किया है फैक्टर पेमेंट के लिए, लेबर यूज़ की है फैक्टर पेमेंट के लिए, कैपिटल भी यूज़ किया फैक्टर पेमेंट के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप भी यूज़ किया फैक्टर पेमेंट के लिए। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, प्राइसेस। देखिए,
तीन टाइप के प्राइसेस हैं हमारे पास। ये जो अभी हम जीडीपी जो पढ़ेंगे उसमें काफ़ी काम आएगा। कभी भी हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो हमेशा हम मार्केट प्राइस पे परचेज करते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है बेसिक प्राइस, एक हमारा होता है फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट तो अभी हमने पढ़ा था। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर पेमेंट भी बोलो इसको, चाहे फैक्टर पेमेंट मतलब जो हमने रेंट दिया है, ठीक है, वेजेस दिए हमने, ठीक है, वेजेस दी है, या हमने इंटरेस्ट पे किया है कैपिटल पे, ठीक है, और या फिर हमने प्रॉफिट दिया है। ये जब सारे जो अगर ऐड कर देते हैं तो ये आती है फैक्टर कॉस्ट। ये एफसीबी बोलते हैं इसको, या इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब फैक्ट्री कॉस्ट से अगर हमें बेसिक प्राइसेस पे जाना है, ठीक है, अभी जो है ये जो गुड्स प्रोड्यूस किया है हमने, ये भी फैक्ट्री में ही है, ठीक है। तो फैक्ट्री में है, बन गया है गुड्स। तो जब तक जो पेमेंट हमने की है, जब तक जो भी हमारा खर्चा हुआ है रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में, वो सभी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। अभी बेसिक प्राइसेस क्या है? बेसिक प्राइस में जाने के लिए हमने क्या करना होता है? अब हमने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया है, अब जो है हम गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को हमने कुछ टैक्स दिया है, टैक्स टैक्स किस चीज़ के लिए? मान लीजिए इसमें, ये जनरली गवर्नमेंट के लिए टैक्स नहीं होता है, गवर्नमेंट की इनकम होती है। जैसे कि हमने स्टैम्प ड्यूटी के लिए, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जो भी चार्जेस दिए हैं वो इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो मेनली जो है ये आता है हमारा प्रोडक्शन टैक्सेस में, ठीक है। कि इसको जो है गुड्स, जो भी हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कुछ टैक्स पे किया है, जो कि स्टैम्प ड्यूटी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको जो है ऐड करेंगे हम, ठीक है। मान लीजिए जो भी कॉस्ट हुई है, मान लीजिए 100 रुपये की बनी है, और हमने ऊपर से जो है प्रोडक्शन के टैक्सेस भी जो है हमने पे किया 20 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये अगर हमने प्रोडक्शन टैक्सेस के पे किए हैं, तो अब एक चीज़ बताइए, अगर आप 100 रुपये की चीज़ है मार्केट में खाली 110 की बेच देंगे, तो आपको फ़ायदा थोड़ी होगा। उससे तो ज़्यादा आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये तो आपने खुद लगाए हैं, 20 रुपये आपने इसमें भी किए हैं, प्रोडक्शन के लिए आपने पे भी किए हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी की, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो 120 तो आपकी कॉस्ट ही है, तो ये तो आप नहीं बेचोगे। तो आप क्या करोगे? 100 प्लस 20, 120, इसके बाद आप प्रॉफिट ऐड करोगे, ठीक है। तो मतलब 130 पे बेचोगे आप शायद, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन टैक्सेस हैं, इससे जो है जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बढ़ाएंगे। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर मार्केट में प्राइस जो है गुड्स का ज़्यादा होगा, तो भी पब्लिक जो है परचेज नहीं करेगी। तो कई बार गवर्नमेंट क्या होता है, सब्सिडी देती है, ठीक है, सब्सिडी देगी। तो हमें क्या करना है कि फैक्टर कॉस्ट से जब हम जाएंगे बेसिक प्राइस पे, ठीक है, तो हमें क्या ऐड करना है? जब हम जाएंगे फैक्टर कॉस्ट से, हम जाएंगे बेसिक प्राइसेस पे, हमें क्या करेंगे? हम करेंगे, ऐड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, माइनस करेंगे सब्सिडी, ठीक है। कई बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होते हैं, अगर अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ इस जोन में आपको जो है कंपनी खोल लो, तो हम आपको फ़ायदा देंगे। हो, कैसे फ़ायदा होता है? फ़ायदा हो सकता है कि अगर वो कोई लोन ले रहे हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दें, या कई बार होता है कि आपको पाँच शुरू के 5 साल के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा होता है। या सब्सिडी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ जितना आप एक्सपेंस करोगे उसमें से हम मान लीजिए कि 10% हम आपको वापस दे देंगे। तो मतलब अगर 100 रुपये खर्च कर रहा है तो उसमें से 10% मतलब 10 गवर्नमेंट दे देगी। तो आपका खर्चा एक्चुअल में हुआ कितने? 90 रुपये हुआ है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट जो कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन है, या सब्सिडी है, जैसे एलपीजी की देखा होगा आपने, एलपीजी की सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो वैसे ही सब्सिडी दी है, तो सब्सिडी होने के बाद हमारा बेसिक प्राइस आ जाएगा। अब बेसिक प्राइस होने के बाद अब ये लास्ट में, अब ये जो है ये होलसेलर हो सकता है, अभी तक जो है हमारा फाइनल जो है कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं है। जो फाइनल कंज्यूमर है वो मार्केट प्राइस पे खरीदता है, मतलब इसके बाद जो है कहीं पे और नहीं जाएगा, वो जो खुद कंज्यूम करेगा, खुद अपनी नीड सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिक प्राइस से अगर मार्केट प्राइस पे जाएंगे, तो अगर आप कहीं पे जाते हैं तो
आपने तो कभी नहीं देखा होगा कि स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज लगा हुआ है या रजिस्ट्रेशन का चार्ज, ये तो नहीं देखा होगा आपने कभी। अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आप परचेज करते हैं कोई राइस का पैकेट या आटा, मान लीजिए आशीर्वाद आटा आप परचेज करते हैं, तो उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन ये चार्ज तो नहीं दिखेगा आपको, हाँ टैक्स दिखेगा, एक टैक्स दिखेगा आपको, जीएसटी वाला, जो कि अभी जैसे उसके 5% रेट है, 0% है, 5% है, 10% है, 18% है और 28% है। ठीक है, 5% जो है 5 स्लैब हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इस पे 5% लग रहा है, आटे पे 5% मान लीजिए अगर लगता है, ठीक है, तो आप जो है, जो कंज्यूमर जो है और जो होलसेलर है मान लीजिए या रिटेलर है, तो वो जो है वो तो पे कर रहा है ये टैक्स, 5% वाला जीएसटी पे कर रहा है, तो फाइनली ये आपको जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो मतलब बेसिक प्राइस से अगर हम मार्केट प्राइस पे आना चाहते हैं, तो हमें जो है ये टैक्स पे करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो जीएसटी है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो इनकम टैक्स होता है, जो जो कि हम खुद यूज़ करते हैं और खुद पे करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, मतलब प्रोड्यूस किसी और ने किया है, ठीक है, लेकिन फाइनली कंज्यूम हम कर रहे हैं तो पे हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो वो भी हमें माइनस करनी है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लियर करके एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तो अभी जो है हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या है हमारी, फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस और हमारा मार्केट प्राइस कौन सा है। मार्केट प्राइस वो है जो कंज्यूमर, अगर जो हम आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस जो परचेज करने जाते हैं, तो जो फाइनल में हम जो पे करते हैं वो जो है हमारा मार्केट प्राइस है। उसमें हमारा जीएसटी भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर कोई सब्सिडी होती है तो वो भी जो होता है वो उसमें होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा रेंट हो गया, प्लस वेजेस हो गया, प्लस इंटरेस्ट हो गया, प्लस हमारा हो गया कैपिटल, प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये होने के बाद अब हमें जाना बेसिक प्राइसेस पे। बेसिक प्राइस पे जाने के लिए हमने जो प्रोडक्शन का टैक्स होता है ना वो करना है। जो मार्केट प्राइस था वो होता है प्रोडक्ट का टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट आ गया, हमने एफसी लिख दिया इसको, प्लस प्रोडक्शन टैक्स और माइनस सब्सिडी ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, ये कर देंगे। और अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमें बेसिक प्राइस लेना है, मतलब जिसमें प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी ऑलरेडी है, जो है हमने एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो है प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स। ठीक है, ये तो प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन टैक्स है ये आपकी यूनिट्स के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं होता, आपने जो प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया है किसके हिसाब से। और जो प्रोडक्ट टैक्स होता है ये आपका होता है कि कौन सा गुड्स आपने प्रोड्यूस किया, ये आपका जो है वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है प्रोडक्शन टैक्स। हाउएवर जो प्रोडक्ट टैक्स है, आपने क्या प्रोड्यूस किया है, कौन सा गुड्स है, जैसे कि मैंने बताया था जीएसटी के पाँच स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 10%, 18% प्राइस। तो कौन से स्लैब में आता है, 0% वाले में आएगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5% में आएगा तो 5% का जीएसटी लगेगा, ऐसे ही सिमिलरली 18%, 28% लगेगा। ऐसे ही अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है तो वो सब्सिडी माइनस कर देंगे, ये अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो आई होप ये वाला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जीडीपी। देखिए जीडीपी की जो है डेफिनेशन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि हाँ भाई, अगर कोई भी फर्म जो है प्रोड्यूस करती है, अगर कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसमें जो है चार चीज़ें जो हैं, लैंड, लेबर और आपका कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या है कि द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स इन ए स्पेसिफिक। तो इसमें देखो तीन चीज़ें कही गई हैं, टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू। पहली चीज़ तो जीडीपी जो है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे, ठीक है, मार्केट वैल्यू पे क्या, जो फिनिश्ड गुड्स हैं, फिनिश्ड गुड्स प्लस सर्विसेज, एक जो कंट्री में जो प्रोड्यूस होती है इन ए कंट्री, इन ए कंट्री विद इन ए कंट्री इन ए स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, मान लीजिए जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मंथली भी जीडीपी का डाटा देती हैं या क्वार्टरली भी देती हैं या आपका ईयरली भी देती हैं। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब है, सीधी सी बात है, जीडीपी का मतलब है कि जो भी हमारा फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, अगर हम इंडिया में जितने भी गुड्स जो हैं प्रोड्यूस हुए हैं या सर्विसेज जो हैं उनकी अगर वैल्यू निकाल दें तो वो हमारा जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए ना, तो उनकी अगर वैल्यू निकाल देते हैं तो वो जो है हमारा जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक फर्म है ए है प्लस फर्म बी है और प्लस फर्म सी है। मान लीजिए एक इकोनॉमी में केवल तीन ही फर्म है, तो अगर मान लीजिए ये 100 यूनिट प्रोड्यूस करती है एक्स प्रोडक्ट की, ये जो है 150 यूनिट प्रोड्यूस करती है वाई प्रोडक्ट की, ये जो है 200 यूनिट प्रोड्यूस करती है जेड प्रोडक्ट की। ठीक है, मान लीजिए इसकी जो प्राइस है वो 10 है, इसकी प्राइस भी 10 है, इसकी प्राइस मान लीजिए 20 है। ठीक है, तो अब हमें जो फाइनल गुड्स क्या है, इसने 100 प्रोड्यूस किया है और मान लीजिए एक ही इकोनॉमी में केवल तीन ही है, ए ने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, बी ने 150 यूनिट प्रोड्यूस किया, सी ने 200 यूनिट प्रोड्यूस किया, और वैल्यू जो है ये 10 रुपये का है, ये 10 रुपये का है, ये 20 रुपये का। ये 10 वैल्यू कैसे आई है, ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, जो अभी हमने देखा था कि इसमें जो है फैक्टर कॉस्ट में रेंट, लेबर, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट और जो प्रॉफिट है वो सारा हटा के उसके बाद जो है ये 10 रुपये जो है कॉस्ट आई है उसकी। इसमें जो टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्स है जैसे स्टैम्प ड्यूटी, वो भी इंक्लूडेड है, इसमें जो जीएसटी आपका वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये सपोज करना है, तो इसमें जो है जो फाइनल गुड्स की वैल्यू 1000 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 1500, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 4000। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, 4000, 1000, 5000 और 6500, तो जो जीडीपी जो है हमारा वो 6500 आ जाएगा। तो इकोनॉमी जो है उसकी जो जीडीपी अगर बात करेंगे तो 6500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जीडीपी का कंसेप्ट कि जीडीपी कैसे है। अब इसमें जो हमें कैलकुलेट करना है कि जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, अब बात करें एक इकोनॉमी में या एक कंट्री में केवल तीन फर्म्स तो होंगी नहीं, बहुत सारी जो हैं उसमें फर्म्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे गुड्स। तो हर एक का कैलकुलेट करके हमें ऐड करना है, उसके बाद जो हमारा जीडीपी कैलकुलेट होगा। हालांकि जो हमारा जो है, जो अगर बात करें नेशनल इनकम जो होती है, जो इंडिया जो है कैलकुलेट करती है, जो कंसिडर करती है, वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करती है। मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे जो है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया जीडीपी। जीडीपी का मतलब है कि फाइनल गुड्स और जो सर्विसेज है उसकी जो वैल्यू है उसको जो है पूरे मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में, अगर वो एक महीना है तो एक महीना, एक साल है तो एक साल, तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं और जितने भी कंपनीज हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनकी जो है मार्केट प्राइस पे जितनी भी वैल्यू आती है वो जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, तो एक बार देखें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस। और जो द सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स डाटा गैदरिंग एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड कीपिंग। तो जो हमारा सेंट्रल सीएसओ ऑफिस है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस,
जो मोस्टली जो हमारा है मिनिस्ट्री है उसके अधीन काम करता है ये, तो उसका मेन काम है। तो वही जो है डाटा जो है कलेक्ट करती है और उसको जो है फिर एनालाइज करके जो जीडीपी कैलकुलेट करती है। ठीक है। इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व कंडक्टिंग एन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज का जो है सर्वे किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको जो करके जीडीपी तैयार किया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले पार्ट में, जो कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए सिंपल इकोनॉमी। ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। कि अब तो 3 तरीके बताता हूँ। एक है आपका इनकम मेथड, एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, एक है आपका वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ये हो गया आपका। ठीक है। 3 मेथड है। अब देखिए, ये एक सिंपल इकोनॉमी है, मतलब इसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, इसमें केवल 2 ही चीज़ें मानी है कि हाउस होल्ड है और फर्म्स है। ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए ये फर्म है और ये हाउस होल्ड है। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, ये आपको देगा फैक्टर इनपुट्स। जैसे कि लैंड भी यही देगा, ठीक है, लेबर भी यही देगा, कैपिटल भी यही देगा, और एंटरप्रेन्योर कोई इनमें से ही जो है कोई जाएगा और एक कंपनी खोलेगा, फर्म खोलेगा। ठीक है। तो वो हाउस होल्ड से ही आता है, मतलब जितनी भी जनता रहती है वहाँ से। ठीक है। बदले में फर्म क्या करेगी, ठीक है, हमें इसमें मानना है कि इस सिंपल इकोनॉमी में कि और कोई चीज़ है ही नहीं, हमारी इकोनॉमी में केवल फर्म्स है, मतलब एक कंपनी है और वहाँ पे जो काम जो है हाउस होल्ड है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं मानेंगे हम कि गवर्नमेंट भी नहीं है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें, कोई फॉरेन कंपनी भी नहीं है, ठीक है, कोई बैंक भी नहीं है, तो कुछ सेविंग है ही नहीं, मतलब अगर कुछ भी, अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये ही खर्च करेंगे। प्रोडक्ट कौन सा खरीदेंगे, जो फर्म बना रही है, क्योंकि एक ही फर्म है। ठीक है। तो फैक्ट्री इनपुट, फर्म क्या कर रही है उनको, तो ये हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं, फैक्टर इनपुट या फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। फर्म क्या दे रही है उनको, गुड्स और सर्विसेज दे रही है। तो फैक्टर पेमेंट्स भी दे रही है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड, पहला जो है इनकम मेथड है। इनकम मेथड में क्या है कि जो फर्म है वो क्या इनकम कमा रही है। ठीक है। ये जो होता है ये प्रोड्यूसर की तरफ से देखा जाता है। ठीक है। तो वो क्या इनकम कमा रही है कि जो भी गुड्स, देखो फैक्टर पेमेंट तो दे ही रहा है वो, उसके अलावा फिर गुड्स भी दे रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है। ठीक है। मान लीजिए अगर ये फर्म जो है इनपुट ले रहा है, फैक्टर सर्विसेज ले रहा है, तो मान लीजिए ये कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए ले रहा है। लेबर किस लिए लगाई है, ताकि ये कुछ प्रोड्यूस कर सके, कुछ भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट में केवल यही लोग हैं और कोई है ही नहीं इकोनॉमी में, तो यही लोग इसको परचेज करेंगे। अब ये लोग परचेज करेंगे तो ये लोग पेमेंट भी करेंगे, गुड्स और सर्विसेज लेंगे तो ये पेमेंट भी करेंगे। तो जो भी पेमेंट रिसीव होगी फर्म को, तो वो जो है वो इनकम मेथड में कहलाया जाएगा। ठीक है। तो जो भी इनकम रिसीव होगी फर्म को, तो वो इनकम मेथड कहलाया जाएगा। जो दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड में ये है कि जितने भी ये जो हाउस होल्ड है जितना पैसा दे रहे हैं इसमें, जो एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाएगा। ठीक है। और तीसरा है प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। मतलब प्रोडक्ट के लिए, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
अगर यहाँ पे देखें, द सिंपल इकोनॉमी इज विदाउट ए गवर्नमेंट एक्सटर्नल ट्रेड और एनी सेविंग्स बाय द हाउस होल्ड। मतलब यहाँ पे जो है कोई भी जो है सेविंग नहीं है, कुछ भी जो है केवल प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही लोग जो है परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फर्म्स जो है ये हाउस होल्ड है, फर्म्स ने गुड्स और सर्विसेज दिया और बदले में स्पेंडिंग कर रहे हैं, हाउस होल्ड जो है ये स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं, ये खरीद रहे हैं और उसके लिए पैसे दे रहे हैं। सिमिलरली फैक्टर पेमेंट्स जो है ये फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं फर्म्स को, फैक्टर पेमेंट ले रहे हैं इसके बदले। नो टैक्सेस टू बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड, नो सेविंग बाय द हाउस होल्ड, full amount is to be spent by household on goods and services. The household receive the payments from the firms for productive activities. ठीक है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं हाउस होल्ड, लेबर वाला काम कर रहे हैं या लैंड दे रहे हैं, तो वो जो है इनकम वो फर्म से मिल रही है उनको। अब देखो, अगर इस इकोनॉमी में बात करें, there is only one way in which the household may dispose of their income by spending their entire income on the goods or services. ये पढ़ लीजिएगा, ये खाली वही है कि जो सारी की सारी जो पेमेंट मिल रही है हाउस होल्ड को वो सारी की सारी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि सेविंग नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। द इंटायर इनकम ऑफ द इकोनॉमी देयरफॉर कम्स बैक टू द प्रोड्यूसर। मतलब ये है कि अगर फर्म्स की जो इनकम है, फर्म की जो इनकम है वो इक्वल होगी हाउस होल्ड के, हाउस होल्ड कह दो, या जो फैक्टर जो है फैक्टर कॉस्ट उसके बराबर होगी या एक्सपेंडिचर के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया है फर्म की इनकम, अगर मान लीजिए हाउ ये 100 रुपये का गुड्स बेच रहा है, ठीक है, तो हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है, हाउस होल्ड 100 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसका एक्सपेंडिचर फर्म की इनकम के बराबर होगा। ठीक है, वी कैन मेजर द अपर मोस्ट फ्लो एट पॉइंट ए की बात करें, बाय मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट द फर्म्स रिसीव फॉर द फाइनल गुड्स। तो फाइनल जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, फाइनल जो गुड्स और सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड जो पे कर रहा है वो जो है एक्सपेंडिचर मेथड है। तो एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो हमारा जो है कंज्यूमर की तरफ से देखा जाता है कि कंज्यूमर कितना पैसा जो है खर्च कर रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो अगर इंडिया में बात करें और जीडीपी कैलकुलेट करना है और इकोनॉमी में सब है, सेविंग भी है, मतलब बैंक भी है, गवर्नमेंट भी है, तो हमारा फिर कहा जाएगा कि हम जितना स्पेंड कर रहे हैं, मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ, आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, उसमें ये बात नहीं होगी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जीडी उसमें एक्सपेंडिचर मेथड में ये देखा जाएगा कि मैंने कितना खर्च किया, आपने कितना खर्च किया, ऐसे ही लाखों लोगों ने कितना खर्च किया, वो सारा एक्यूमुलेट करेंगे। कितना खर्च होने के बाद उसको जितना भी खर्च होगा एक साल में वो जो हम एक्सपेंडिचर में काउंट कर लेंगे और वो जो जीडीपी की वैल्यू हो जाएगी। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स। ठीक है, तो जो हमने फर्म्स ने जितनी भी वैल्यू के जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि ए ने, बी ने और सी ने, मान लीजिए 3 फर्म्स हैं, तो एक ने 100 यूनिट किया था, बी ने 150 किया था, सी ने 200 किया था, 10 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के हिसाब से, तो 1000 रुपये इसकी हुई थी, 1500 इसकी, तो 4000 इसकी। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मतलब इकट्ठा करना है, ऐड करना है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द फर्म्स, ऑल द फर्म्स। यहाँ पे तो एक ही फर्म्स है, एक ही फर्म है, तो मान लीजिए जितना भी उसने प्रोड्यूस किया है गुड्स, उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में। मार्केट में वैल्यू का मतलब क्या है, हाउस होल्ड हमेशा मार्केट वैल्यू भी तो परचेज करेगा, ठीक है। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू वो हमेशा इसके एक्सपेंडिचर पे बराबर रहेगी, तो एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो प्रोडक्ट मेथड के बराबर रहेगा। सी मेजरिंग द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स विल बी कॉल्ड इनकम मेथड। फैक्टर पेमेंट्स मतलब जो फर्म जो है वो कितनी फैक्टर पेमेंट कर रहा है, हाउस होल्ड की इनकम कितनी है, ठीक है। तो सभी की सभी इनकम को अगर हम कर लेंगे, इनकम में मतलब रेंट से कितनी कमाई हो रही है, प्लस रेंट से कितनी कमाई हो रही है, वेजेस से कितनी कमाई हो रही है, प्लस कैपिटल का जो इंटरेस्ट है उससे कितनी कमाई हो रही है, प्लस आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर ये हो जाता है तो हम इनकम मेथड से निकाल लेंगे। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं एक बार हम। तो इसका मतलब देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड जो दो मेथड है, ये होता है हाउस होल्ड के नज़रिए से देखना हमें कि हाउस होल्ड की इनकम ऐड कर देंगे
हाउस होल्ड की इनकम ऐड कर देंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगा, जितने भी हाउस होल्ड हैं सब 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 के सब। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सारे के सारे एक्सपेंडिचर अगर जितने भी हाउस होल्ड हैं, क्योंकि इस इकोनॉमी में हमने किसी को मतलब और कोई नहीं लिया है, हमें गवर्नमेंट नहीं लिया, हमने बैंक ने लिया है, तो एक्सपेंडिचर अगर हम ऐड कर देंगे सारे तो ये हमारा हो जाएगा जीडीपी। लेकिन प्रोडक्ट की बात करेंगे अगर प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड में, तो इसमें जो है कितना प्रोड्यूस हो रहा है गुड और उसकी मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कितनी यूनिट है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो होने के बाद जो सभी फर्म है, मान लीजिए 10 फर्म है तो 10 के 10 ने जितना आउटपुट किया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू के साथ करने के बाद जो भी अमाउंट आता है सबको ऐड करके वो जो है हमारा जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा जो 3 मेथड है वो करने हैं, तो वो जो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड वीडियो होगी उसमें जो है हम सभी का सभी जो है हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 2 क्लास से ज़्यादा आपका होगा नहीं और ये नेशनल इनकम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।